हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5 अष्टांग हृदय का। अध्याय 4 हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था और अध्याय 5 भी जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हमने कुछ चीज़ों को पढ़ लिया था। थोड़ा सा ये चैप्टर रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक बार आप दोबारा से इनको पढ़ लेना और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पुराने लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, आप देखेंगे तो हमने पुराने लेक्चर में शायद तक्र तक पढ़ लिया था, यानी कि छाछ मुट्ठा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम देखने वाले हैं इससे आगे का। तो हम देखेंगे नवनीत मक्खन, यानी ताज़ा निकाला हुआ मक्खन के क्या गुण होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं कि अगर 1-2 नंबर में पूछ ले, 2 नंबर में सॉरी, तो आप लिख दोगे। 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है और 2 नंबर में भी ये पूछा नहीं जाता है। ठीक है, वैसे आप चाहना तो ना भी पढ़ना। उसके बाद घी के गुण देखना है, ये थोड़ा सा आप देख लेना क्या पता आ जाए। तो स्मृति, मेधा, बल, आयु अग्निवर्धक है और वात पित्त नाशक, शोष उन्माद ज्वर नाशक है। ठीक है, ये आप इतना याद रखना काफ़ी है। इसके बाद पुराना घी के क्या लक्षण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मूर्छा, सिरोरोग, कर्ण रोग, योनि रोग में लाभकारी है पुराना घी। और दूध और घी में गाय के श्रेष्ठ और भेड़ के निष्कृष्ट हैं, यानी कि जो गाय का दूध और घी है वो सर्वश्रेष्ठ होता है और भेड़ का जो दूध और घी है वो निकृष्ट होता है, यानी बेकार होता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन हमने फिर भी देख लिया है, कोई बात नहीं, आप याद रखना अगर याद रख सको, नहीं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला वर्ग जो है वो है हमारा इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग, इक्षु को बोलते हैं किसको, गन्ने को। ठीक है, तो आपको मेनली इसमें गन्नों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले गन्ने का जो रस होता है उसके क्या गुण होते हैं। तो गन्ने का रस जो होता है वो स्निग्ध होता है, रक्त पित्त नाशक होता है, वात नाशक होता है, और जो इसका रस और विपाक है वो दोनों ही मधुर होते हैं। ठीक है, इसके बाद यांत्रिक पीड़ित, यानी कि अगर आप स्वच्छ या शुद्ध गन्ने का रस नहीं पीते हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो विदाही होते हैं, यानी अंदर दाह उत्पन्न करने वाले होते हैं, और गुरु होते हैं, विष्टम्भी होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखना है कि गन्नों के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप हेडिंग डाल देना जब नोट्स बनाना है कि गन्नों के प्रकार बताए गए हैं कि गन्नों के कितने प्रकार, कैसे कैसे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला होता है बांस गन्ना, दूसरा होता है सतापर्वत, ठीक है, सतपर्वत, नेपाल और पौंड्रक। ठीक है, इनमें बताया गया है कि जो पौंड्रक है वो श्रेष्ठम इक्षु होता है, यानी श्रेष्ठ गन्ना होता है, यानी इसका रस बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे गुण वाला होता है। और जो बांस गन्ना है वो हीनतम, यानी सबसे बेकार गन्ना होता है। ठीक है, सतपर्वक जो है वो बांस गन्ना से अच्छा होता है, नेपाल जो है वो सतपर्वक से अच्छा होता है, और पौंड्रक जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये गन्नों के प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद गन्ने के रस से बनने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो फाड़ित, गुड़, खंड और शर्करा। ठीक है, ये इसके बनने वाले पदार्थ हैं या फिर इसकी विकृतियां हैं, यानी कि इनमें विकृति आती है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो शर्करा श्रेष्ठ होता है, यानी कि इससे बनने वाले पदार्थों में शर्करा श्रेष्ठ है। उसके बाद खंड, फिर गुड़, फिर फाड़ित। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम फाड़ित के क्या गुण होते हैं। तो फाड़ित जो होता है वो त्रिदोष कारक होता है, कफवर्धक होता है, मूत्रमल को बाहर निकालता है और कृमि, मज्जा, रक्त, मांस, मेद वर्धक है। आप इतना दिमाग नहीं लगाना है इसको, बस ऐसे ही आप याद रखना, इतना ही आपको एग्जाम में लिख देना है। ठीक है, बस इसको ब्रॉड करके लिखना वहाँ पे, ऐसे शॉर्ट में मत लिखना। ठीक है, इसके बाद देखेंगे पुराना गुड़। गुड़ भी गन्ने के रस से ही बनता है, आपको पता है। तो उसके गुण क्या हैं। पुराना गुड़ अगर है तो हृदय के लिए हितकर तथा पथ्य है, और अगर नया गुड़ है तो कफवर्धक, अग्निमंत करता है। ठीक है, तो आप याद रखना पुराना गुड़ और नवीन यानी नया गुड़। इसके बाद हम देखेंगे अगला वर्ग हमारा है मधु वर्ग। मधु का जो रस होता है वो कसाय होता है, मधुर होता है। ठीक है, और इसका वात कारक होता है, ये रक्त पित्त कफनाशक होता है मधु। ठीक है, इसीलिए जब सर्दी जुकाम होता है तो आप कहते हैं मधु का यूज करना चाहिए, क्योंकि कफनाशक होता है। इसके बाद कुष्ठ, श्वास, कास, हिक्का रोग में ये लाभकारी होता है, और योगवाही होता है, कृश और स्थूल दोनों के लिए हितकारी होता है मधु। ठीक है, इसके बाद मधु के भेद बताए गए हैं। चरक ने 4 प्रकार के मधु बताए हैं और सुश्रुत ने 8 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के कौन से होते हैं। भ्रमर, पैतृक, क्षौद्र और माक्षिक। ठीक है, भ्रमर जो होता है वो शुक्ल वर्ण का होता है, यानी कि सफ़ेद वर्ण का होता है। पैतृक जो होता है वो घृत वर्ण का होता है, यानी घी के समान वर्ण होता है इसका। क्षौद्र जो है कपिल वर्ण का होता है। माक्षिक जो है वो तैलाब। ठीक है, उष्ण मधु के गुण क्या होते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। उष्ण मधु के गुण होते हैं कि उष्ण किया हुआ जो मधु है उसका उष्ण होता है वो,
ठीक है। दूसरा उष्ण काल में, ठीक है। तीसरा उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु हानिकारक होता है, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि जो उष्ण मधु है वो अहितकर होता है, उष्ण काल में मधु का यूज अहितकर होता है, उष्ण द्रव्यों के साथ प्रयुक्त मधु जो है वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मधु के गुण बताए हैं कौन से, उष्ण के। इसके बाद हमारा तैल के वर्ग के गुण बताने हैं आपको। तो तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण है और कफ कारक नहीं है, ठीक है। ये इसके गुण हैं। इसके बाद त्वग दोष तथा चक्षु के लिए हानिकारक होता है, यानी कि जो स्किन डिजीज होती हैं वो तैल वर्ग से हो जाती, मतलब जो तैल होते हैं उनसे हो जाती हैं, और चक्षु यानी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता। कृष को पुष्ट करता है और स्थूल को कृष करता है, ठीक है। पुरीस को बढ़ाने वाला होता है, कृमिनाशक है। संस्कार से तीनों दोषों को नष्ट करने की क्षमता होती है इसमें, और सभी तैलों में जो तिल तैल है वो सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बताया गया है, बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, आप बुक भी रीडिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप याद कर रख सकते हो तैल वर्ग के बारे में मुख्य मुख्य हेडिंग कौन सी है, और फिर आप बुक भी पढ़िए, बुक से भी मतलब थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद तैल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है एरंड तेल। एरंड तेल जो होता है वो विरेचक होता है, वातनाशक होता है। सरसों का तेल जो होता है वो कुष्ठनाशक, कृमिनाशक होता है। बहेड़ा का जो तेल होता है वो शीतल वात पित्तनाशक होता है। नीम का जो तेल होता है वो कुष्ठनाशक, कृमिनाशक, कफनाशक है, ठीक है। और सबसे अच्छा नीम का जो तेल है वो कुष्ठनाशक में होता है और कृमिनाशक होता है, ठीक है। अलसी और कुसुम्भ का जो तेल होता है वो त्वग दोषकर होता है, यानी त्वचा में रोग उत्पन्न करता है, कफ पित्त को बढ़ाता है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ग है हमारा मध्य वर्ग। मध्य वर्ग का जो रस और विपाक है वो क्या है, अम्ल हो है, ठीक है। अम्ल विपाक वाला है, अम्ल विपाकी है और अम्ल रस वाला है। और ये जो मध्य वर्ग है ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, रक्त पित्त वर्धक लघु होता है, वात कफ नाशक है। लवण को छोड़कर से सभी रस होते हैं इसके अंदर। स्थूल कृष दोनों के लिए लाभकारी होता है। अनिद्रा और अति निद्रा दोनों में लाभकारी होता है। आयुक्ति से पिया गया मद्य विष के समान होता है, यानी कि युक्त हमें मद्यपान करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी सीमा रेखा में रहकर मद्यपान करना अगर किया गया है, यानी कि उचित मात्रा में किया गया है, तो वो हमारे हितकर है हमारे लिए। और अगर उसको बहुत ज़्यादा पिया गया है या फिर मतलब अयुक्ति, यानी कि कह सकते हैं कि अच्छे तरह से मतलब कुछ गलत ढंग से, यानी बहुत ज़्यादा पी लेना, ठीक है, या फिर ख़राब शराब को पी लेना या मद्य को पी लेना, तो ये विष के समान काम करता है, ठीक है। नूतन मद्य जो होता है वो लघु व दोषनाशक है, ठीक है। इसके बाद इसी से बनने वाले कुछ पदार्थों के नाम बताए हुए हैं, या फिर इनसे निर्माण होने वाले कुछ चीज़ों के नाम बताए गए हैं, जैसे सुरा। तो सुरा क्या होता है उनके बारे में एक पॉइंट देख लेंगे कि मेद रक्त मूत्र कफ को बढ़ाती है सुरा, ठीक है। तो मद्य का ही एक रूप है सुरा। उसी का एक रूप है वारुणी। उसका क्या होता है गुण, तो श्वास कास पीनस का नाश करती है। ये आप एक एक लाइन याद रखना, ठीक है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आने के चांसेस बहुत ही कम होता है। और मान लो आ जाए तो आप इतना भी पढ़ के रखोगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और इसका टाइम जो बचेगा वो आप आगे के चैप्टर्स में लगा सकते हो, जिनके में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अरिष्ट बनते हैं मध्य से ही। तो उसका गुण होता है कि ये दीपन वातनाशक शोधन करता है। उसके बाद सीधु बनता है जो वात पित्त कारक होता है, कफ रोगों में लाभकारी है, ठीक है। सुक्त बनता है जो रक्त पित्त कफ का क्लेदन करता है। सांडकी बनता है जो रोचक लघु है। कांजी बनता है जो शीत स्पर्श दीपन लघु वात कफ हर विरेचन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मूत्र वर्ग। मूत्र वर्ग जो है वो 8 बताए गए हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी हाथी घोड़ा ऊँट गधा, ठीक है। इनके जो मूत्र हैं वो सारे मूत्र वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मूत्र वर्ग जो है वो पित्तवर्धक होता है, रुक्ष होता है, कटुरस वाला होता है, अनुरस लवण होता है इसके अंदर, ठीक है। और रस अनुरस ये आप पढ़ोगे अगले सेकेंड ईयर में, ठीक है, कि रस क्या होता है। अनुरस जो प्रकट होता है वो रस होता है, और जो अप्रकट होता है वो हमारा अनुरस कहलाता है, ठीक है। लघु उष्ण होता है। यह जो होता है मूत्र वर्ग ये कृमि उदरसूल पांडु कुष्ठ का नाश करता है, ठीक है। तो मूत्र वर्ग में मैंने इतना ही बताया हुआ है, बाकी आप बुक से कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादातर आते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें इतना ही है। तो फ्रेंड्स आज आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं।
और फ्रेंड्स जो इसका फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट वीडियो थी उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, इससे पहले वाली वीडियो कैसी लगी, आप दोनों में ही कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना मतलब फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।